हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ डिकोडेड। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोड्स एंड मेथड्स ऑफ लोन रिकवरी बाय बैंक। ठीक है, आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज किया हुआ था कि आप लोग को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन है कि आरडीबी एक्ट कैसे वर्क करता है, सरफेसी एक्ट कैसे वर्क करता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, अदर मोड्स ऑफ रिकवरी क्या है। तो मुझे भी ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इसको पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। तो उसी के लिए आज ये वीडियो है। इसमें मैं कुछ कॉमन रिकवरी मेथड्स के बारे में आपको बताऊंगा जो कि बैंक यूज़ करता है फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पॉपुलर जो है वो आएगा आपका सरफेसी एक्ट। ठीक है, काफ़ी चर्चा में रहता है क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही लेंदी है। तो अक्सर जो है इसमें भूल होने के या गलती होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, बट हम उन सारी चीज़ों में नहीं जाएंगे। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा कि कैसे सरफेसी एक्ट में बोरोवर डीआरटी मूव करता है, कैसे सरफेसी एक्ट में बैंक रिकवरी करता है और डीआरटी में बैंक कैसे जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट मोड ऑफ रिकवरी ये कह लीजिए है सरफेसी एक्ट। ठीक है, ये सरफेसी एक्ट जो है वो दोनों को रेमेडीज देता है, बैंक को भी रेमेडी प्रोवाइड करता है, बोरोवर को भी रेमेडी प्रोवाइड करता है। ठीक है, दोनों को देता है कैसे, थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में देखते हैं। सरफेसी में बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दोनों पे एप्लीकेबल होता है। ये दोनों सरफेसी एक्ट का यूज करके, इसमें प्रोवाइडेड मेथड्स को यूज करके प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो हमारा एसेट है वो सिक्योर्ड एसेट होना चाहिए। मतलब कि हमारा जो लोन है वो सिक्योर्ड लोन होना चाहिए, मतलब कि वहाँ पर कोई सिक्योरिटी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारा मॉर्गेज हो सकता है, हाइपोथिकेशन हो सकता है, कुछ भी। उसके बाद में सेक्शन 31 प्रिस्क्राइब करता है कि लोन की वैल्यू क्या होनी चाहिए या लिमिट उस समय क्या होनी चाहिए या आउटस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए जिसके ऊपर सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो हमारा जो लोन है, वो हमारा जो फाइनेंशियल एसेट है वो 1 लाख से ऊपर होना चाहिए, और इन अदर केस हमारा जो आउटस्टैंडिंग है दैट शुड बी 20% और अबव। ठीक है, हमारा जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो इनिशियल जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट है उसका 20% और अबव होना चाहिए। इन दो केसेस में ही सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, उसमें ढेर सारी कंडीशंस दी हुई है सेक्शन 31 में, कहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उसमें से जो पिक्यूनरी वैल्यू के ऊपर जो लिमिट्स हैं वो ये दो हैं। उसके बाद में सरफेसी एक्ट मूवेबल और इमूवेबल दोनों के केसेस में, दोनों एसेट्स के केसेस में एप्लीकेबल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास में एसेट जो होना चाहिए वो सिक्योर्ड एसेट होना चाहिए। तो आपका ईएमटीडी हो गया, मतलब कि मॉर्गेज हो गया, इक्विटेबल मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, या फिर आपका हाइपोथिकेशन हो गया, हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हो गया। ठीक है, तो ईएमटीडी जो हो गया वो आपका इमूवेबल एसेट में आ जाएगा, हाइपोथिकेशन आपका मूवेबल एसेट में आ जाएगा। तो इन दोनों के केसेस में सरफेसी एप्लीकेबल होता है। बैंक सरफेसी का यूज करके इन एसेट्स को सेल आउट कर सकता है और रिकवरी करेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका जो लोन होना चाहिए वो एनपीए होना चाहिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होना चाहिए, मतलब कि 90 दिनों तक उसमें ईएमआई ड्यू होनी चाहिए। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मेरी सरफेसी एक्ट वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में उसमें मैंने काफ़ी ढेर सारी चीज़ें आपको समझा करके रखी हैं। 13.2 होगा, 13.2 के बाद में 13.4 होगा और उसके बाद में सेल होगा। ठीक है, 13.2 में आप जानते ही होंगे कि आपको नोटिस सर्व होती है, विद इन 60 डेज यू हैव टू पे द लायबिलिटीज इन फुल। अगर उसका ऑब्जेक्शन है तो वो 13.3A में जाएगा, जिसका कि रिप्लाई बैंक विद इन 15 डेज में करेगा। उसके बाद में 13.4 होगा, 13.4 में हम लोग पोजीशन लेते हैं और पोजीशन लेने के बाद में सेल आउट करते हैं। ठीक है, डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ ऊपर ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में सरफेसी एक्ट जो है वो बोरोवर को भी कुछ रेमेडीज प्रोवाइड करता है, कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देखिए, सरफेसी एक्ट बनाया गया है बैंक्स के लिए फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स बाय सेल ऑफ एसेट। ठीक है, और दैट टू विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। तो यहां पर बैंक आर्बिट्रेरी बिहेवियर ना करने लग जाए, उसको क्रॉस एंड चेक्स करने के लिए यहां पर सेक्शन 17 में बोरोवर के पास में एक रेमेडी है, एक प्रोटेक्शन है, टू मूव बिफोर डीआरटी। ठीक है,
डीआरटी में जाकर के वो सरफेसी प्रोसीडिंग्स को चैलेंज कर सकता है। क्लियर? लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, बोरोवर सिर्फ और सिर्फ तभी मूव करेगा डीआरटी में जब 13(4) के अंदर कोई मेजर लिया गया हो। मतलब कि 13(2) अगर हुआ है, सिर्फ डिमांड नोटिस भेजी गई है, तब वो डीआरटी में प्रोसीड नहीं कर सकता, उसे चैलेंज नहीं कर सकता। 13(3)A में अगर जो रिप्लाई दिया गया है उसके अगेंस्ट में मूव नहीं कर सकता है अनटिल अनलेस 13(4) की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट ना हो। 13(4) में क्या है आपका? पोजेशन होगा, सेल होगा, टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट होगा, ये ढेर सारी चीजें हैं। तो जब तक 13(4) नहीं होता है तब तक बोरोवर के पास में डीआरटी मूव करने का प्रोटेक्शन नहीं है। जैसे ही 13(4) होगा, फ्रॉम दैट डे विद इन 45 डेज जो है बोरोवर एप्लीकेशन कर सकता है बिफोर डीआरटी, जिसको कि हम कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन। ठीक है, सेक्शन 17 उसको ये प्रोटेक्शन देता है। वहां पर जा करके वो चैलेंज करेगा कि बैंक ने 13(2) की प्रोसीडिंग्स फॉलो नहीं की, या जो भी नोटिस वगैरह सर्व करनी होती वो प्रॉपर नहीं है, कुछ भी हो सकता है, या 13(4) की प्रोसीडिंग्स फॉलो नहीं की, या फिर सेल जो है वो गलत तरीके से हो रही है। ढेरों प्रॉब्लम्स हैं। बेसिकली यहाँ पर देखा जाता है कि सरफेसी का जो एक सेट रूल है, एक सेट प्रोसीजर है, उसको फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, डीआरटी यही देखता है। ठीक है, तो यहाँ पर डीआरटी में हम लोग ने देखा ये दोनों को प्रोटेक्शन देता है, बैंक को भी और बोरोवर को भी। उसके बाद में लोन वैल्यू या लोन अमाउंट, इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है बोरोवर को डीआरटी मूव करने के लिए। बोरोवर के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि 13(4) में कोई मेजर लिया गया हो बैंक के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में एनबीएफसी से रिलेटेड कुछ क्वेरी चल रही थी ग्रुप में, मैंने सोचा उसको यहां पर मैं क्लैरिफाई कर दूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 24 फरवरी 2020 का एक नोटिफिकेशन है, वहां पर यह बोला गया है एनबीएफसी जो है फॉर द पर्पज ऑफ सरफेसी, ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिकली फॉर द पर्पज ऑफ सरफेसी एक्ट उन्हें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया है। ठीक है, दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन सारे नहीं, उसमें कुछ कैटेगराइजेशन है। ऐसे एनबीएफसीज जिनका एसेट्स जो है वो वर्थ 100 करोड़ और अबव है, एंड उनका जो सिक्योर्ड एसेट है जिसके अगेंस्ट में वो मूव करना चाहते हैं मस्ट बी ऑफ 20 लाख एंड अबव। ठीक है, इन दोनों केसेस में सरफेसी एप्लीकेबल हो जाएगा फॉर एनबीएफसी ऑल्सो, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा। उसके बाद में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो होती हैं उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगेन एक नोटिफिकेशन है 25 अगस्त 2021 का, जहां पर फॉर द पर्पज ऑफ सरफेसी एक्ट इन्हें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोला गया है, बट ऐसे एचएफसी जिनका एसेट वैल्यू जो है 100 करोड़ और अबव है। ठीक है, तो आई गेस सरफेसी में क्या होता है, कैसे होता है, बोरोवर को क्या राइट्स हैं, बैंक्स के पास में क्या राइट्स हैं, अभी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सरफेसी एक्ट में बैंक के पास में डीआरटी मूव करने का कोई भी राइट नहीं है, ओनली ये राइट दिया गया है बोरोवर को। ठीक है, दैट टू फॉर चैलेंजिंग द मेजर्स टेकन बाय द बैंक अंडर सेक्शन 13(4). ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं आरडीबी एक्ट। ठीक है, कुछ लोगों को शायद ना पता हो, इसका पहले नाम जो था रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट था, अभी उसे चेंज करके कर दिया गया है आरडीबी एक्ट, रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट। ठीक है, आरडीबी एक्ट में रेमेडी जो अवेलेबल है वो है ओनली टू बैंक्स, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट, यहां पर लोग कंफ्यूज करते हैं कि बोरोवर कैसे डीआरटी जाता है। बोरोवर डीआरटी जाता है अंडर सेक्शन 17 ऑफ सरफेसी एक्ट, वो डीआरटी आरडीबी एक्ट में मूव नहीं करता है, आरडीबी एक्ट के अंदर मूव करता है बैंक। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है बट बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ओके, तो यहां पर जो रेमेडीज अवेलेबल हैं वो किसको किसको अवेलेबल हैं, बैंक एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी हैं, बट ध्यान दीजिएगा जो मैंने अभी आपको एनबीएफसी बताया, एचएफसी बताया है, वो आरडीबी एक्ट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं कहलाते हैं।
इनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का दर्जा दिया गया है अंडर सरफेसी एक्ट। ठीक है, यहां पर भी हमारा लोन जो है वो सिक्योर्ड हो सकता है या अनसिक्योर्ड हो सकता है। सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या है कि वहां पर कोई सिक्योरिटी मौजूद है, मतलब कि कुछ मूवेबल या इमूवेबल एसेट्स हैं जो कि एज अ सिक्योरिटी रखे गए हैं। अनसिक्योर्ड है जहां पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, जो भी हमारा सिक्योर्ड है वहां पर मूवेबल्स हो सकते हैं या इमूवेबल्स हो सकते हैं, जैसा मैंने लास्ट अभी आपको सरफेसी में बताया। हमारी प्रेजेंट जो आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए या लोन वैल्यू जो होना चाहिए, अमाउंट जो होना चाहिए, दैट मस्ट बी 20 लाख और अबव। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पर हम प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों की बात करते हैं। ठीक है, प्लस चार्जेस प्लस पेनल इंटरेस्ट, कुछ भी जितने भी ड्यूज हैं, जितने भी रिकवरीज हैं, सबको जोड़ करके हमारा 20 लाख और अबव होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, अकाउंट हमारा एनपीओ होना चाहिए। यहां पर हम लोग क्या फाइल करते हैं, ओरिजिनल एप्लीकेशन हम लोग फाइल करते हैं। कहां पर, बिफोर डीआरटी अंडर सेक्शन 19। ठीक है, और यहां जो लिमिटेशन है दैट इज ईएमटीडी के केस में 12 ईयर्स, मतलब कि अगर आपने अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रखी है मॉर्टगेज, उस केस में जब से आपने वो मॉर्टगेज किया है फ्रॉम दैट डेट टिल 12 ईयर्स आप कभी भी प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब लिमिटेशन जो है वो 12 ईयर्स का होता है इन द केसेस ऑफ मॉर्टगेज। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि अनसिक्योर्ड है तो वहां पर 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट जब आपका लोन डॉक्यूमेंटेशन हुआ होगा, स्पेसिफिकली जब आपका डीपी नोट साइन हुआ होगा। ठीक है, तो आई होप यहां पर कोई डाउट नहीं रह गया होगा अब कि डीआरटी कौन और कब मूव करता है। ठीक है, एक और चीज मैं बता दूं, इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है कि डीआरटी वर्सेस सरफेसी वर्सेस आर्बिट्रेशन, क्या ये तीनों एक साथ चल सकते हैं? आंसर है यस। ठीक है, सरफेसी एक्ट में आप पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर कट मेंशन है कि सरफेसी एक्ट जो है, सरफेसी प्रोसीडिंग्स जो हैं, दे आर इन एडिशन ऑफ एनी अदर प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अंडर डीआरटी और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, तो अगर कोई ये बोले कि कोई सिविल प्रोसीडिंग चल रही है तो क्या उसके साथ में सरफेसी प्रोसीडिंग चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है, कोई भी इसमें इशू नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं एक चीज बार बार बोल रहा हूं, सरफेसी प्रोसीडिंग्स इनके साथ चल सकती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डीआरटी और सिविल प्रोसीडिंग एक साथ चल सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डीआरटी और आर्बिट्रेशन एक साथ चल सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं सरफेसी इन तीनों के साथ में भी चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अदर मेथड्स। ठीक, अदर मेथड्स में हमारे क्या क्या आता है, हमारा मनी सूट आता है, टाइटल सूट आता है। डिफरेंस क्या है, मनी सूट हमारा बेसिकली अनसिक्योर्ड लोन जो होता है उसके लिए होता है, और टाइटल सूट हमारा जो होता है सिक्योर्ड लोन जो होता है उसके लिए होता है। ठीक है, जहां पर हमारे पास में कोई चीज इमूवेबल एसेट होती है। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन आएगा कि फिर मनी सूट और टाइटल सूट जो है वो कब यूज होते हैं, कि मनी सूट और टाइटल सूट वो कब यूज होते हैं, सरफेसी कब यूज होता है, डीआरटी कब यूज होता है, उसको मैं आगे आपको समझाऊंगा। बट पहले आप ये समझ लीजिए अदर मेथड्स क्या हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका लोक अदालत भी है। उसके साथ ही साथ में हर स्टेट का अपना कोई ना कोई एक लोकल रिकवरी लॉ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे वेस्ट बंगाल में है आपका पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट। ठीक है, राजस्थान में भी ऐसा कुछ एक स्पेसिफिक उनका एक है। तो हर एक स्टेट का अपना अपना एक लोकल रिकवरी एक्ट होता है जहां पर पब्लिक ड्यूज जो है उनकी रिकवरी होती है। ठीक है, और वो एक एक्ट से गवर्न होता है, तो उस एक्ट में किसके पास में पावर है, कौन ऑफिसर डेजिग्नेट किया जाएगा फॉर दिस पर्पज, वो सब में अलग अलग होता है। क्या प्रोसीडिंग्स होंगी वो सारे स्टेट्स में अलग अलग होती हैं। आप अपने स्पेसिफिक स्टेट का एक बार देख करके जाइएगा। ठीक है, उसके बाद में एक और मेथड होता है, वो है आपका कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज करके भी बैंक्स जो है वो लोन की रिकवरी करता है। एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर बनता है कभी कभी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कॉम्प्रोमाइज जो है स्पेसिफिकली अगर कॉम्प्रोमाइज कोई स्कीम है, मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट ने कोई एक कॉम्प्रोमाइज स्कीम लॉन्च की। ठीक है,
तो उसके बारे में आपसे उसकी राय पूछ सकता है कि क्या ऐसी स्कीम्स जो हैं वो हेल्पफुल होती हैं या बेनिफिशियल होती हैं या नहीं होती हैं। ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बैंक जो है वो सरवाइव करता है इंटरेस्ट पे। ठीक है, बैंक जो है वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट पे ही डिपेंडेंट होता है, क्योंकि बैंक की जो अर्निंग होती है, मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ अर्निंग जो होती है वो लोन के इंटरेस्ट से ही होती है। ठीक है, तो अब आप ये समझिए, अगर कोई एक गवर्नमेंट वो ये कह दे कि भाई जितने भी लोगों के 1 लाख रुपए के लोन हैं वो सारे के सारे माफ़ कर दिए जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अगर बोलती है गवर्नमेंट कि 1 लाख को आपको 10,000 में कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो ऐसी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर बैंक का इंटरेस्ट लॉस होता है, बैंक को अपनी जेब से पैसा देना पड़ जाता है कभी कभी, इस वजह से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ स्कीम्स जो होती हैं या फिर लोन वेवर स्कीम्स जो होती हैं वो कभी भी बैंक के लिए या इकॉनमी के लिए बेनिफिशियल नहीं होती हैं, क्योंकि फिर एक ट्रेंड डेवलप हो जाता है कि अरे जब इलेक्शन आएगा तो सरकार तो हमारा लोन माफ़ ही कर देगी, हम क्यों फालतू में अपना लोन भरें। ठीक है, हम क्यों ईएमआईज दें, हम क्यों रीपेमेंट करें। ठीक है, तो ये जो है ये एक ट्रेंड सेटर हो जाता है, इससे लोगों की जो मेंटेलिटी है वो ख़राब हो जाती है और लोग जानबूझ करके विलफुल डिफ़ॉल्ट करते हैं। तो कभी भी एक लार्ज स्केल में कॉम्प्रोमाइज़ स्कीम या फिर लोन वेवर स्कीम वो कभी भी बेनिफिशियल नहीं होती हैं। ठीक है, इसका सीधा सीधा रिजल्ट जो होगा वो अपने देश की इकोनॉमी पर ही पड़ेगा, आप ये कह लीजिए, क्योंकि जहाँ पर बैंक जो है वो अंडर परफॉर्म करने लग जाएंगे, इंटरेस्ट उनको मिलेगा नहीं, उनकी इनकम कम हो जाएगी, ना वो अपना स्टाफ जो है या अपने ऑपरेशंस जो हैं उनको प्रॉपरली रन कर पाएंगे, तो उन्हें डिपेंडेंट होना पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट फिर उन पे पैसा रीइंफोर्स करेगी, जिसका असर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी जीडीपी पे पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो। और अदर मोड ऑफ रिकवरी जो है वो आईबीसी। आईबीसी मैं इस पे कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल अलग सा ही टॉपिक है। आप लोग जानते ही होंगे कि ये तो 1 करोड़ वाले वैल्यूज़ जो हैं, लोन वैल्यूज़ जो हैं, उन पे ही एप्लीकेबल होता है, उससे ज़्यादा का होना चाहिए, तो इसको यहाँ पर कवर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अब आपकी कन्फ्यूजन थोड़ी सी दूर की जाए, सरफेसी वर्सेस डीआरटी वर्सेस सिविल सूट्स वर्सेस लोकल रिकवरी लॉ। ठीक है, कौन कब किस केस में बेस्ट सूटेड होता है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं अब जो भी आपको बताने वाला हूँ ज़रूरी नहीं है कि यही प्रैक्टिस हर जगह फॉलो हो, लेकिन आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से आपको समझाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, हर बैंक अपने अलग तरीके से काम करता है, उसका मोड ऑफ रिकवरी जो है, उसका मेथड ऑफ रिकवरी जो है वो अलग हो सकता है। ये एक जनरल पर्सपेक्टिव, एक लेमैन्स लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ कि क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए कुछ क्राइटेरिया होंगे, लोन सिक्योर्ड होगा या अनसिक्योर्ड होगा, लोन बिलो 20 लाख हो सकता है या अबव 20 लाख हो सकता है। ठीक है, मैंने 20 लाख का क्राइटेरिया इस वजह से रखा है क्योंकि यहाँ पर डीआरटी है। तो ऐसे लोन्स जो कि अनसिक्योर्ड हैं, जहाँ पर हमारे पास में कोई भी ईएमटीडी या सिक्योरिटी नहीं है और साथ ही साथ में वो बिलो 20 लाख हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट सूटेड क्या रहता है, सरफेसी एक्शन या फिर टाइटल सूट। ठीक है, ऐसे लोन्स जो कि सिक्योर्ड लोन है, जहाँ पर ईएमटीडी या फिर हमारे पास हाइपोथिकेशन है एंड अबव 20 लाख हैं, वो अगर ये 20 लाख या अबव हैं तो वहाँ पर हम डीआरटी मूव कर सकते हैं, हम सरफेसी के अंदर प्रोसीड कर सकते हैं, साथ ही साथ में हम टाइटल सूट भी कर सकते हैं सिविल कोर्ट में। ठीक है, ऐसे लोन्स जो कि अनसिक्योर्ड लोन है, जहां पर हमारे पास में कोई भी सिक्योरिटी नहीं है और साथ ही साथ में वो बिलो 20 लाख हैं, वहां पर सबसे बेस्ट रिकवरी मेथड होता है मनी सूट सिविल कोर्ट में या फिर लोकल रिकवरी लॉ के अंदर उसकी रिकवरी करना। ठीक है, नेक्स्ट अनसिक्योर्ड लोन जो कि अबव 20 लाख है, वहां पर हम डीआरटी मूव कर सकते हैं, वहां पर हम मनी सूट फाइल कर सकते हैं, वहां पर हम लोकल रिकवरी लॉ के अंडर भी रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद में अब आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा कि सरफेसी कहाँ एप्लीकेबल होता है, डीआरटी कहाँ एप्लीकेबल होता है, मनी सूट्स वगैरह कहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। जाते जाते मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मनी सूट या टाइटल सूट ये जनरली बैंक एज अ लास्ट रिजॉर्ट यूज करता है जब उसके पास में सरफेसी या फिर डीआरटी में प्रोसीड करने का कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं,
मनी सूट में जाते हैं और हमारा जितना भी मनी है उसको क्लेम करते हैं। टाइटल सूट में जाते हैं, टाइटल सूट में जाने के बाद में जो हमारे पास में सिक्योरिटी है, इमूवेबल सिक्योरिटी, उसका टाइटल क्लेम करते हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ग्रुप में बताइएगा, उस पर हम लोग ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।